हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में, जिसमें करंट अफेयर्स और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट दोनों शामिल है। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद कोई बुरी बात नहीं है और लॉजिकली ठीक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। अब चूँकि पाकिस्तान का एक सर्टेन डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो फिर भारत मुर्दाबाद क्यों नहीं? भारत मुर्दाबाद इसलिए नहीं क्योंकि भारत का डेट ऑफ बर्थ किसी को पता ही नहीं कि भारत का जन्म कब हुआ है। तो जिस चीज़ का जन्म ही किसी को पता नहीं है तो मृत्यु के बारे में कोई बता नहीं सकता है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि शास्त्रों में एक और बात कही गई है कि जो जन्म लेता है वो मरता है और जो मरता है वो जन्म जरूर लेता है। इसलिए पाकिस्तानियों, इसलिए आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जन्म दोबारा होगा। इससे आगे हम आगे बढ़े इससे पहले ज़रूरी है कि जो हमारे 26 भारतीय, जिसमें 25 हिंदू और एक मुसलमान शामिल है, जो आतंकवादियों के हाथों मारे गए, ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनकी मौत का बदला काफ़ी हद तक तो ले लिया गया है, लेकिन अभी सिंदूर ऑपरेशन जारी है, तो हो सकता है भविष्य में उसका बदला लिया जाता रहेगा। ये जो 26 लोग मारे गए, इसमें थोड़ा सा दो कैटेगरी है। 25 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे, एक लोग इसलिए मारे गए क्योंकि हिंदुओं को मारने में वो बाधा बने। तो नो डाउट वो 26 भारतीय मरे, हर भारतीय को इस बात का दुख है, लेकिन ये क्लियर करना ज़रूरी है कि 25 लोगों की पहचान हिंदू होने के कारण मारे गए और जो एक लोग मारे गए वो हिंदुओं को मारने में बाधा बनने के कारण मारे गए। तो दोनों कारणों में अंतर है, और जब हम ये बात बोलें तो इसमें कारण बताना ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर से, तो एक तरह से आप ये समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, ठीक है, कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और पाकिस्तान ज़रूर कोई ना कोई टेरर की एक्टिविटी करेगा, तो इसका मतलब है कि भारत उसको जवाब भी देगा। ठीक, तो इतना घटिया काम करने के लिए पाकिस्तानियों, तुमको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में नहीं कह सकते कि डूब के मरो, क्योंकि जो हमने इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको बैन करने के बाद तुम्हारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो इसलिए तुम पानी में डूब के ना मरो। लेकिन हाँ, जैसे तुम्हारे हालात है तुम धीरे धीरे मर जाओगे, लेकिन ऐसे ना मरो। हम तो ये कहेंगे कि जब तक भारत नॉमिनल GDP के आधार पर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ना बन जाए, तब तक तुम लोगों को मौत ना आए। उसका रीज़न ये है कि भारत की इस तरक्की से तुमको जो जलन होगी उससे ऊष्मा और हीट पैदा होगी, और उस ऊष्मा से क्या होगा कि तुम्हारा जो बचा खुचा पानी है ना, वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान इतना ही बुरा है? नहीं, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें अच्छी भी है। जैसे कि इमरान खान एक इकलौता नेता ऐसा है जो सेना के डर से, आतंकवादियों के डर से, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के डर से वो अपना देश छोड़ के नहीं गया। हमको ये बात माननी पड़ेगी कि योद्धा की तरह वो लड़ा, उसका शारीरिक शोषण भी हुआ, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, सही है गलत हम नहीं उसको वेरीफाई करते हैं, उसका शारीरिक शोषण भी किया गया है। लेकिन हाँ, उस बंदे में दम तो है जो अन्य पाकिस्तानी नेताओं की तरह या जनरल की तरह भाग के नहीं गया, वो अपने लोगों के लिए लड़ा। तुम लोग साले पाकिस्तानियों इतने बुज़दिल और कायर हो कि जो तुम्हारे देश की बेहतरी के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, कल बेहतर भविष्य के लिए जो लड़ा, तुम उसके लिए भी सेना से नहीं लड़ पाए। ठीक है, अब आते हैं कि इस युद्ध में के बाद एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाएगा। उस प्रोपेगेंडा को हमको पहचानने की ज़रूरत है। वो प्रोपेगेंडा क्या होगा? चाइनीज़ और अमेरिकन दोनों का प्रोपेगेंडा होगा कि इस युद्ध में भारत की हार हो रही थी, इसलिए भारत ने सीज फायर के लिए एग्री हुआ। नहीं, इसका जस्ट अपोजिट है। एक्चुअली क्या हुआ है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश, और जो हमने रसिया से लिया S-400, ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि हमने चाइनीज़ फाइटर प्लेन JF-17 को मारा और अमेरिकन जो फाइटर प्लेन है F-16 दोनों को मारा। ठीक, तो आप इसका प्रमाण देखोगे कि जो हम कह रहे हैं वो सही क्यों है। अभी 2-3 दिन पहले जो मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पागल नहीं होते। जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आप उनको ऐसे बरगला नहीं सकते अफवाह फैला के। तो अभी आप देखोगे कि जो चाइनीज़ जो JF-17 बनाती है कंपनी, उसके शेयर गिर रहे हैं, और हमारे जो डिफेंस कंपनीज़ है, चाहे हमारा जो जैसे जहाज़ बनाने वाली कंपनीज़ है, जैसे मझगांव हो गया, कोचीन हो गया, और गार्डन रीच हो गया, और आपका भारत डायनामिक्स हो गया, आप जाके पिछले 2-4 दिन के आप इनके शेयर के प्राइसेस देख लें। इनके शेयर जो है ना बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमको ग्लोबल तौर पे बायर्स मिलने वाले हैं, और अमेरिका के जो मार्केट है वो कम होगा, और चाइना के मार्केट तो उनके अन्य सामान की तरह उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स भी कबाड़ होते हैं, ये हमने साबित कर दिया है। तो अब ये जो प्रोपेगेंडा है कि हमारी युद्ध में हार हुई, उन्होंने हमारे इतने राफेल मार दिए, ये प्रोपेगेंडा जो है ये हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब चाइनीज़ फंडेड न्यूज़पेपर्स हैं, और ये न्यूज़पेपर को
डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही वो ये इस बात को प्रोपोगेट करेंगे। डायरेक्टली में भी सरकार के डर से ऐसा ना करें, बट इनडायरेक्टली प्रोपोगेट करेंगे कि हमारे राफेल को ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, तो कि चाइना से उनको पैसे आता है। तो फिर ये जो न्यूज़पेपर है इनसे नैरेटिव जाएगा कोचिंग माफियाओं के पास, कोचिंग माफियाओं से बच्चे के पास आएगा, और ये जो बच्चे कोचिंग वाले होते हैं यही नैरेटिव सेट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जो गाँव देहात में रहने वाला बच्चा है वो अपने काम से काम करता है, उसको नैरेटिव से इतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो चाइनीज़ जो नैरेटिव है कि इंडिया हार रहा था इसलिए सीज फायर के लिए एग्री हुआ, यही अमेरिकन भी नैरेटिव होगा। इस नैरेटिव से बचने के लिए मैं आपको ये तथ्यात्मक जानकारी बता रहा हूँ। इंडियन डिफेंस कंपनीज़ के स्टॉक ऊपर जाना इस बात का प्रमाण है कि जो हमारी जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, इंडिजिनस जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस के, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हाँ, रही बात कि क्या हमें जवाब मिला है, नहीं, अभी पूरा जवाब नहीं मिला है, क्योंकि जो सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान के लिए हुआ, दो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक भूमि का टुकड़ा है और पाकिस्तान एक सोच भी है। तो बहुत सारी जो पाकिस्तानी सोच है वो यहाँ भी है, तो इसके खिलाफ तो हमें सीज फायर का वायलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा थ्रेट हो जाएगा ना कि इस सोच को अगर नहीं मारा गया। यहाँ मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं में भी पाकिस्तानी की सोच वाले हैं और मुस्लिम में भी पाकिस्तानी सोच वाले हैं, ईसाइयों में भी पाकिस्तानी सोच वाले हैं, बौद्धों में भी कुछ पाकिस्तानी सोच वाले हैं। तो जो हमने एक भूमि के टुकड़े के रूप में पाकिस्तान है उसको तो हमने जवाब दिया है, लेकिन जो पाकिस्तानी सोच जो जहनियत है इसको हमने जवाब नहीं दिया। इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब हो सकता है NRC, NPR हो सकता है, और सिटीजनशिप। आपके जो रूल्स हैं ना उनको कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो सिटीजनशिप को आप परमानेंट ना करिए, उसको आप पीरियोडिक रिव्यू करिए, उसमें क्लॉज डाल दीजिए कि अगर आपकी कोई गतिविधि पुख्ता जांच के बाद एंटी नेशनल पाई जाती है या भारत की एकता और अखंडता को नष्ट करने वाली पाई जाती है तो आपकी सिटीजनशिप समाप्त हो सकती है। सिटीजनशिप समाप्त होने का डर अपने आप में इतना बड़ा डिटेरेंस है कि ये जो सोच है ना पाकिस्तान वाली, ये सोच ही मर जाएगी। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ है तो विभाजन सिर्फ सीमा रेखा पे रेखाएं नहीं खींची गई हैं, ये रेखाएं हमारे दिलों में भी खींची गई हैं। तो वो अगर कोई, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो विभाजन की रेखाएं हमारे दिल में कैसे खींची हैं कि कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या इंडिया पाकिस्तान का वार होता है तो चाहे इस साइड भारत के सोच वाले हों चाहे पाकिस्तान की सोच वाले हों, वो एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो हमें दो तरीके से पाकिस्तान से लड़ना है, एक जो भूमि का टुकड़ा पाकिस्तान है उससे, और एक जो पाकिस्तानी सोच है। ठीक, आई होप कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ठीक है, उनकी हालत तो भूमि के टुकड़े के रूप में जो पाकिस्तान है वो धीरे धीरे तो वो हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ये जो पाकिस्तानी सोच है इसके लिए अगर हमने टैकल इसको नहीं किया तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस बात में जोर देने की ज़रूरत है और इनके हर प्रोपेगेंडा को हमें बस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक, रही बात पाकिस्तान के भविष्य की, तो भविष्य उनका वैसे भी बहुत ख़राब है, क्योंकि मेनली वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। जैसे अभी उनका कॉटन का सीजन है, पाकिस्तान में ठीक ठाक कॉटन पैदा किया जाता है, और पानी की जब सप्लाई हम रोकेंगे तो इसी सीजन में उनका कॉटन का जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। तो उनका जो एग्रो एक्सपोर्ट है वो और कम हो जाएगा। एग्रो एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो फॉरेक्स है, यानी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार है, वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो अगर उनका एग्रो एक्सपोर्ट कम होता है, जो कि अगर ऑब्वियस सी बात है हम पानी की सप्लाई रोकेंगे तो एग्रो एक्सपोर्ट उनका कृषि निर्यात कम हो जाएगा। कृषि निर्यात कम होने से उनका जो उनके पास निर्यात के माध्यम से जो विदेशी मुद्रा भंडार आता था वो कम हो जाएगा। जब विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा तो उनके पास डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी पैसे ज़्यादा नहीं रह जाएंगे। तो पाकिस्तान को हम धीरे धीरे इस तरीके से कमज़ोर कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ये जो सोच है इसके लिए सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। 2011 में अश्विनी उपाध्याय जी की एक PIL है सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने राज्यवार आंकड़े दिए हैं कि 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश में रह रहे हैं। 2011 की बात है, तब से 14-15 साल हो चुके हैं। कम से कम 8 से 9 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में रह रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि इनको हमारे कई राज्यों में नगर निगम ने नौकरी दे रखी है। तो आपके यहाँ जो गाड़ी आती है कि गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, तो उसमें जो ड्राइवर है, उसमें जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो ज़्यादातर बांग्लादेशी हैं। यानी नगर निगम जो गवर्नमेंट की बॉडी हो के वो इलीगल्स को जॉब दे रहा है, तो सरकार को नगर निगम के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आप तो खुलेआम इन बांग्लादेशियों को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर जो भी फेक ID बनाते हैं, आधार बनाते हैं, उन सब के ऊपर नकेल कसना चाहिए और भ्रष्टाचार को एक राष्ट्रद्रोह के रूप में घोषित कर दे। चूँकि 2-2 हज़ार रुपये लेके ये लोग एंट्री कराते हैं, फिर 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके सारे उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और इस तरह से एक कोड़ की तरह इस देश को ये बांग्लादेशी रोहिंग्या खा रहे हैं। तो यही जो सोच है वह आखिर पाकिस्तान, हम बांग्लादेश को अलग करके नहीं देख सकते। भारत
पिता है, उसका बेटा पाकिस्तान है, उस बेटे का बेटा बांग्लादेश है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम पाकिस्तान को चोट करेंगे तो उसका जो बेटा है बांग्लादेश, उसे दर्द होगा ही होगा। तो इस पाकिस्तानी सोच को मारने के लिए NPR, NRC, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का भारत से डिपोर्ट किया जाना ये बहुत ज़रूरी है, तभी सही मायने में ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच।